न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ हुए, न्यूटन्स के सेकंड लॉ और न्यूटन्स के थर्ड लॉ। ठीक है, तीनों लॉज ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है केवल और केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ठीक है ना? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज जानते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, ठीक है, इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, किस पे एप्लीकेबल? ओनली फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? सबसे पहले वो समझते हैं कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। तो एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो जब क्या होगा, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा कहलाएगा इनर्शियल और कौन सा कहलाएगा नॉन इनर्शियल, उसके बारे में भी हम लोग जान जाते हैं अभी पहले। ठीक है, देखो, जैसे अगर मान लो कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है और आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, या तो आपका स्पीड 0 है, दैट मीन्स आप रेस्ट में हो, या तो आपकी वेलोसिटी कुछ v है ना, v डैश इज इक्वल टू v। तो अब उस अगर इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या देखोगे आप इसको? तो यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वर है वो कैसा ऑब्जर्वर है? तो ये ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ऑब्जर्वर है। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गया कि जब अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा हो, रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तभी जाकर के हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ये एनएलएम क्या है? न्यूटन्स लॉ। ठीक है, न्यूटन्स लॉ, है ना? लेकिन अगर आपको कभी ऑब्जर्व करना पड़े कोई भी मोशन को, किसी भी बॉडी पे कितने सारे फोर्स लग रहे हैं, क्या एक्सेलरेशन होगा एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम से जो कि एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो वैसे केस में क्या करेंगे? ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन cannot be applied directly in case of accelerated frame। ठीक है ना? accelerated frame पे आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, accelerated frame। ठीक है, तो accelerated frame मतलब यहाँ पर नॉन इनर्शियल, है ना? तो जब कोई भी मोशन को ऑब्जर्व करना है और एक ऐसे फ्रेम से जो खुद एक्सेलरेट कर रहा होगा, ठीक है ना, तो वहां पर अगर न्यूटन लॉ लगाना है तो वैसे केस में हम लोग को सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होता है। सूडो फोर्स का इंट्रोडक्शन वहां पर जरूरी हो जाता है। अगर सूडो फोर्स नहीं होगा, इन दैट केस आप सिचुएशन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिख लेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग कि pseudo force will arise, pseudo force जो होगा will arise only in the situation, कब arise होगा? when we try to क्या करेंगे? analyze problem, एक सेकेंड, when we try to analyze the force acting analyze the force acting on a body, acting on body when relative to accelerated frame, है ना? accelerated frame। ठीक है, तो ये चीज हो गया, बेसिक चीज है। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना है। ठीक है ना? अब लेकिन एक चीज और है कि कोई भी मोशन हो रहा होगा, ठीक है ना, कोई भी मोशन हो रहा होगा एक्सेलरेटेड फ्रेम में, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक अगर मान लिया जाए ये एलिवेटर है, ठीक है, यहाँ पर आप ले लो एक एलिवेटर को, ठीक है, इस तरह का एलिवेटर हो गया आपका। ठीक है, और एलिवेटर अगर ये आप मान लिया जाए ये एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा होगा और इसका मास कितना है? m मास है। ठीक है ना? अब m मास का बॉडी होने के बाद और ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ठीक है, और इस पे पूछेगा कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि केवल ये ऑब्जर्वर, ए वाला ऑब्जर्वर जो है केवल वही ऑब्जर्व कर सकता है और सही वैल्यू निकाल सकता है। अगर जो ग्राउंड पे खड़ा है ना,
ये ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर जिसका वेलोसिटी कितना है, जीरो, सॉरी वेलोसिटी जीरो होगा, ये भी इसका नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू निकाल सकता है, ठीक है, और ये भी निकाल सकता है, दोनों, है ना। लेकिन फिर भी हम लोग सूडो फोर्स के बारे में क्यों पढ़ना स्टार्ट किए? सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना इसलिए स्टार्ट किए क्योंकि अगर इसी प्रॉब्लम को अगर आप सूडो फोर्स के थ्रू करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होकर के आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्या कि एनी प्रॉब्लम, ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग, any problem involving application of application of Newton's law, Newton's application of Newton's law can be solved, can be solved without the method of pseudo force, ठीक है, बिना pseudo force के, विदाउट मेथड ऑफ pseudo force भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज हो गया। तो चलो अब हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं कि सूडो फोर्स क्यों जरूरी होता है आइसोलेटेड फ्रेम में, और उसके आने की वजह से प्रॉब्लम क्यों कैसे आसान हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर दो ऑब्जर्वर है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर ए जो है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर कौन कौन है, दो है, ठीक है, एक है ऑब्जर्वर ए, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वर ए जो है वो कैसा है, इनर्शियल फ्रेम हो गया, ठीक है, और ऑब्जर्वर बी जो है वो क्या है आपका, सॉरी, ऑब्जर्वर ए जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ऑब्जर्वर ए जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्यों, क्योंकि ये लिफ्ट जब ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ऑब्जर्वर भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और बी जो है वो रेस्ट में है, तो ये क्या है आपका, इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, यहाँ पर बी जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है। चलो अब हम लोग समझते हैं कि सूडो फोर्स क्या होता है, और देखो अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सूडो फोर्स के बारे में पढ़ना, कि ये फोर्स कितने मैग्नीट्यूड का होता है, क्या इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है ना, उन सारे चीजों को अभी हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो अगर मान लिया जाए ये एक व्हीकल है, मतलब ये मान के चलो एक गाड़ी है, ठीक है, अगर इसका एक्सेलरेशन ए है, ठीक है ना, और अगर इससे अगर एक एम मास का बॉडी यहाँ पर अटैच्ड होगा, ठीक है, अब जब ये गाड़ी आगे मूव करेगा तो क्या लगता है आपको, ये जो स्ट्रिंग से ये जो ब्लॉक लटका हुआ है ये यही पोजीशन पे होगा, बिल्कुल नहीं। तो इसका पोजीशन जो है ना आपको, ये तो इनिशियल सिचुएशन है, एंड फाइनल पोजीशन इसको दिखाई पड़ेगा कैसा, आपको बताते हैं। तो फाइनल पोजीशन इस गाड़ी का दिखाई पड़ेगा आपको, देखो कैसे दिखाई पड़ेगा, ये तो आगे ए एक्सेलरेशन से तो जा ही रहा है, साथ साथ ये जो स्ट्रिंग है वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा आपको यहाँ पर एम मास पे, ठीक है ना। अब देखो, अब ये यहाँ पर इस तरीके से सिचुएशन में होगा, ठीक है ना, तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, दो ऑब्जर्वर रखते हैं, ठीक है, एक ऑब्जर्वर कहाँ पर रखेंगे, हम लोग ग्राउंड पे रखते हैं, एक ऑब्जर्वर यहाँ पर रखते हैं और दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो दोनों ऑब्जर्वर को हम लोग रखते हैं, और एक ऑब्जर्वर को हम लोग यहाँ वाले ऑब्जर्वर को ए मान लेते हैं, यहाँ वाले ऑब्जर्वर को बी मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कितना हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा, ये एंगल थीटा निकालने की कोशिश करना है हम लोग को, ठीक है। तो अभी सबसे पहले ना ग्राउंड फ्रेम से विथ रिस्पेक्ट टू ए देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो जब ग्राउंड फ्रेम से आप चीजों को डील कर रहे होगे तो देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इसका एम मास की वजह से इधर फोर्स कितना लगेगा, mg, ठीक है, और टेंशन फोर्स जो लगेगा आपका इधर लगेगा, टेंशन टी इधर लगेगा, ठीक है ना, और ये जो एंगल यहाँ पर बनेगा कितना, थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो अब इसका एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इधर कितना, टी कॉस थीटा, राइट, और इधर कितना मिलेगा, टी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि ये आप अगर ऑब्जर्वर ए जो है वो क्या देखेगा, इस ब्लॉक को देखेगा आगे ए एक्सेलरेशन से इस गाड़ी के साथ जाते हुए, तो यहाँ पर ए आप एक्सेलरेशन लगा दिए, ठीक है। तो फिर इसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो देखो अगर हम y एक्सिस की तरफ अगर बात करेंगे तो t cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mg, ये आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो।
और फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एम ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ए है। तो आप ये सेकंड, तो आप क्या करोगे सेकंड और फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा क्या tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो आपको पता चल गया कि ये एंगल का वैल्यू ए बाई जी होगा, ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। लेकिन अब यहाँ पर बी ऑब्जर्वर है, ठीक है ना, अब हम लोग इसके रिस्पेक्ट में चलते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी दैट इज ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर, सॉरी ग्राउंड फ्रेम नहीं, क्या, विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है, ये क्या है आपका एक्सेलरेटेड फ्रेम, ठीक है। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में क्या कमी और क्या प्रॉब्लम फेस होगा उसके बारे में अभी हम लोग को सीखना है। देखो, जब ये बी यहाँ पर खड़ा होकर के देख रहा होगा तो ऑब्जर्व करना कि ये जो ब्लॉक है ना आपको इसी पोजीशन पर दिखाई पड़ेगा एक पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर एंगल बना रहा है क्या, थीटा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर फिर से आप क्या करोगे, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लोगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ले लिया हम लोगों ने तो कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस इस तरीके से डेवलप कर लिए, राइट। अब इस पे हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर टेंशन आपका जो टी इधर होगा, ये एंगल थीटा बना रहे हो आप लोग, तो यहाँ पर इधर लगेगा आपका क्या, टी कॉस थीटा, ठीक है। और इधर जो लगेगा वो क्या लगेगा, टी साइन थीटा, राइट। और नीचे लगेगा एम जी, है ना। तो ये इंसान भी देखेगा कि टी कॉस थीटा जो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है वो एम जी के बराबर हो गया, राइट। लेकिन अगर जहां तक बात रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखने की, तो क्योंकि ये बी जो बॉडी है, ऑब्जर्वर जो है, वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है और ये भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो क्योंकि दोनों में एक्सेलरेशन है तो फिर आप इसको ये एक्सेलरेशन दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एक्सेलरेशन दिखाई नहीं पड़ेगा। और बी के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये जो ब्लॉक होगा ना वो रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको यहाँ पर लिख के बता देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी ब्लॉक जो है, ब्लॉक या फिर आप कह सकते हो उसको बॉल, क्या रहेगा, विल रिमेन एट रेस्ट रहेगा, वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या रहेगा, बॉल जो होगा वो इज एक्सेलरेटेड रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो एक्सेलरेटेड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर क्या रहेगा, विथ रिस्पेक्ट टू बी वो क्या दिखाई पड़ेगा, रेस्ट में दिखाई पड़ेगा। तो फिर अगर ये रेस्ट में दिखाई पड़ रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फोर्स बैलेंस नहीं हुआ। कोई ना कोई फोर्स तो इधर लगना चाहिए ना, कोई ना कोई फोर्स तो इधर लगना चाहिए ना, तो वो फोर्स तो अभी दिख नहीं रहा है। तो फिर आप कहीं ना कहीं इसके इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो फिर इसके इक्विलिब्रियम को कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। यहां पर जाकर के हम लोग को समझ में आता है कि सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो देखो यहाँ पर सूडो फोर्स जो लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा आपको, यहाँ पर सूडो फोर्स लगेगा, ठीक है। और सूडो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इसका एम मास है तो एम लगेगा, और इसका एक्सेलरेशन ए है तो यहाँ पर ए लगेगा, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर एम ए लिख लेते हैं। तो फिर क्या हो गया, एक सूडो फोर्स यहाँ एम ए लग रहा है, ठीक है ना। तो वो सूडो फोर्स एम ए जो होगा वो टी साइन थीटा को बैलेंस करेगा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। और फिर जाकर के दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, तो तब आएगा। तो फिर हम लोग अभी ये एम ए क्यों लिखें, ये सूडो फोर्स कहां से आया, इन सारे चीजों के बारे में, अभी सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एम ए ही क्यों हुआ इसके बारे में जानते हैं। देखो, सबसे पहले समझते हैं ये सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है। सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मैग्नीट्यूड होता है कि जैसे सूडो फोर्स लगाना किस पे है, इस बॉडी पे जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्जर्वर को तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर सूडो फोर्स बराबर क्या होगा, इस बॉडी का मास, मतलब यहाँ पर स्मॉल एम, और इस ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, और वो ये ऑब्जर्वर कितने एक्सेलरेशन से आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो ए एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो यहाँ पर m इंटू ए, ये होता है सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर डायरेक्शन क्या होगा,
तो डायरेक्शन यहाँ पर देखेंगे, डायरेक्शन जो होगा वो होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ क्या, ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे यहाँ पर देखो, ये जो ऑब्जर्वर था, ये जो यहाँ पर ऑब्जर्वर था वो आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगाए हम लोग, उस एक्सेलरेशन के जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो वो मैग्नीट्यूड एम ए और डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट, और फिर जाकर के आप क्वेश्चन को यहाँ पर बैलेंस कर दोगे और आपको रिजल्ट आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, जो कि पहले भी ला चुके हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेसिस पे हम लोग और भी क्वेश्चन सीखेंगे, देखेंगे नेक्स्ट सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट के अंदर एक एम मास का बॉडी है, ठीक है, ये भी एक जस्ट एग्जांपल है ना। तो यहाँ पर अगर ये एम मास का ब्लॉक है और यहाँ पर ये ग्राउंड है, ठीक है, ये ग्राउंड इस तरीके का है मान लो, और इस ग्राउंड पे इंसान यहाँ पर ऐसे खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पर जब इंसान खड़े हैं और एक इंसान यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर आप एक बार ए लिख दो यहाँ पर, और दूसरे बार यहाँ पर क्या लिख देते, बी, ठीक है। अब दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग को देखना है कि किसका क्या एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग दो फ्रेम से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए, राइट, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में हम लोग काम कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ए के रिस्पेक्ट में इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई पड़ेगा आपको कि यहाँ पर इसका मास m था, तो mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, और नॉर्मल रिएक्शन विल बी एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। और विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा कि ब्लॉक के पास, ब्लॉक हैज क्या, एक्सेलरेशन, ब्लॉक हैज एक्सेलरेशन ए, कहां पर, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे, एक्सेलरेशन अप, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्या, r माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, राइट। तो यहाँ से r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम ए प्लस जी, तो इतना नॉर्मल रिएक्शन एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन उसी तरीके से अगर हम लोग देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या दिखेगा, अगर यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर होगा तो वो देखेगा क्या, ब्लॉक को, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। ए के बी के रिस्पेक्ट में वो क्या दिखाई पड़ेगा, रेस्ट में, मतलब क्या, इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है तो सिंपली वहां पर क्या करना पड़ता है, फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है। इनफैक्ट ये ज्यादा इजी हो गया सिचुएशन। तो देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन तो आपको लगते हुए ऊपर दिखाई पड़ेगा, mg जो है वो नीचे लगता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर इस पे सूडो फोर्स देखना है, तो सूडो फोर्स किधर दिखाई पड़ेगा, तो देखो इसका मास कितना है, m है। अब ये जो ऑब्जर्वर है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। तो सूडो फोर्स किधर लगाएंगे, यहाँ पर सूडो फोर्स एम ए जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg प्लस ma, और दैट्स इट, कंप्लीट हो गया ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट सेम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी सारे हम लोग एक एक करके करेंगे। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर सिचुएशन ऐसा हो कि ये एलिवेटर है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ अगर मान लिया जाए 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है ना, एक इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके का, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है इस तरीके का। अब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है ना वो 10 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है। अब आपके पास ब्लॉक जो है यहाँ पर ए पॉइंट पे, और आपसे पूछेगा कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच बी, ठीक है ना, बी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, l इज इक्वल टू 10 मीटर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो कितना लगेगा वो बताते हैं। इसका यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेना, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ब्लॉक ऐसे, अब इस पे mg फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब यहाँ पर ये जो इस एक्सेलरेशन के वजह से जो सूडो फोर्स लगेगा वो तो आपका नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, तो सूडो फोर्स जो है वो कितना लगेगा आपका यहाँ पर, तो m इंटू ए, ठीक है। अब इन दोनों का कंपोनेंट होगा आपका इधर की तरफ, यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा,
तो वो तो वेट फोर्स का कंपोनेंट, और इसका भी कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, एम ए साइन थीटा। ठीक है, तो नेट फोर्स एफ नेट अलोंग इंक्लाइन कितना हो जाएगा, अलोंग इंक्लाइन प्लेन कितना होगा आपका, तो एम जी साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो फिर एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन जो हो जाएगा आपका g प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस पे आप मास से डिवाइड करोगे, है ना। अब उसके बाद टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या, कैसे करोगे टाइम निकालने का। अब यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है जीरो ले लोगे, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u जो है जीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 2s अपॉन a, और फिर यहाँ पर 2s के जगह पे l रख दो, और a की जगह पे क्या लिखोगे, g प्लस a इंटू साइन थीटा। तो ये क्वेश्चंस आराम से आपको सॉल्व हो गए सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या किए ना कि ऑब्जर्वर हम यहाँ पर रखे, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पर रखे तो इस पे सूडो फोर्स जो लगेगा, क्योंकि तब अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर है तो ये इसका एक्सेलरेशन ए ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे सूडो फोर्स जो लगेगा एम ए जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो यहाँ पर एम ए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, तो नीचे नेट फोर्स कितना हो गया, तो एम ए प्लस जी। अब इसका कंपोनेंट इधर ले लिए, बस अब उसके उसके बाद काम करना आसान हो गया हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो भी कुछ उसी तरीके का ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक है, ठीक है। अब इस पूरे अरेंजमेंट को इधर 2 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन दे रहे हैं, पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है। और फिर आपको फिर से वही क्वेश्चन, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना दे रहे हैं, एल इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। और अब यहाँ पर ये एंगल क्या है आपका, 30 डिग्री एंगल है, ठीक है ना। और इसका मास m है, और आपसे पूछेगा फिर से कि फाइंड टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड, रीच द ग्राउंड, रीच ग्राउंड या फिर रीच पॉइंट ए, ठीक है। रीच पॉइंट यहाँ से ए से बी तक अगर जा रहा है, रीच पॉइंट बी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बात समझते हैं। बात ये है कि यहाँ पर जब ऑब्जर्वर यहाँ पर आएगा, ऑब्जर्वर जब यहाँ पर आएगा, तो फिर इस ब्लॉक पे सूडो फोर्स किधर लगेगा। तो जब आप ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर क्या है आपका, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा। कितना सूडो फोर्स लगेगा, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बस। तो सूडो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, m इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर हम लोग को समझना है कि फोर्स कौन कौन कितना कितना लग रहा है। तो ब्लॉक है आपका कहाँ पर, ठीक है, ब्लॉक है आपका यहाँ पर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर आप लगा रहे हो कितना, एम ए, और इधर लग रहा है क्या, एम जी। वेट फोर्स तो इधर लग रहा है। अब दोनों का एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना होगा, इंक्लाइन प्लेन की तरफ कितना होगा, तो इंक्लाइन प्लेन की तरफ एम जी की वजह से कितना लगेगा इधर, तो एम जी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा है। तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर नेट फोर्स एफ नेट अलोंग इंक्लाइन कितना होगा, एफ नेट अलोंग इंक्लाइन प्लेन कितना हो जाएगा, एफ नेट अलोंग इंक्लाइन प्लेन। सुनो, देखो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन दिया गया है, कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड, ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ये पूरा अरेंजमेंट ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तब आपको निकालना है कि कितना टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, डिराइव करके वैल्यू लाए नहीं है, ठीक है ना। ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखो। तो एफ नेट अलोंग इंक्लाइन प्लेन कितना होगा, इंक्लाइन प्लेन जो होगा वो आपका कितना हो गया, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है कि एलिवेटर जो है, एलिवेटर इज एक्सेलरेटेड horizontally,
ठीक है, एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से वो उसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट हम कर रहे हैं। ठीक है ना। और ऊपर वाले क्वेश्चन में जो था वो क्या था आपका कि जो ब्लॉक है, सॉरी, वो जो एलिवेटर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट, वर्टिकल, सॉरी देख लो, यहाँ पर इफ एलिवेटर इज accelerated upward with 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, फाइंड टाइम टेकन टू रीच पॉइंट बी। ठीक है, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर एक्सेलरेशन का ये वैल्यू आ गया, फिर टाइम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2l बाई a का रूट ओवर, और इस a का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देना, है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ अब यहाँ पर इसी एलिवेटर के अंदर और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है ना। देखो, जैसे अगर मान लिया जाए अगर ये एलिवेटर है, ठीक है। अब इस एलिवेटर के अंदर आपके पास ये ऐसा अरेंजमेंट है, एक ब्लॉक इधर है और दूसरा ब्लॉक क्या है, इधर है। ठीक है, यहाँ पर m1 ले लिए, यहाँ पर क्या होगा, m2 ले ले। अब ये पूरा अरेंजमेंट ऊपर में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर से, इफ एलिवेटर इज एलिवेटर, एक सेकेंड, if elevator is accelerated, if elevator is accelerated upward with कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड 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 क्या कर सकते हो, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन, फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। ठीक है, दोनों ब्लॉक का टेंशन और एक्सेलरेशन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे, सॉल्व करके। तो देखो, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे कि अगर एफबीडी अगर दोनों का ड्रॉ करना है तो m1 का ड्रॉ करना है। ऑब्जर्वर कहाँ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो देखो m1 की बात करेंगे तो टेंशन फोर्स ऊपर लगाओगे, m1g तो नीचे लगेगा, साथ साथ यहाँ पर सूडो फोर्स जो हो गया वो m1a डाउनवर्ड डायरेक्शन रहेगा। ठीक है ना। और इसका एक्सेलरेशन जो है हम लोग मान लेते हैं क्या, a1। ठीक है, तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे, आप यहाँ पर t माइनस m1a प्लस g, ठीक है, इज इक्वल टू m1a1। ये आप फर्स्ट इक्वेशन लिखोगे, है ना। अब उसके बाद m2 की सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, ये तो फर्स्ट हो गया, है ना। अब उसके बाद सेकंड की बात करते हैं तो यहाँ पर m2 ले लो। अब m2 का एक्सेलरेशन नीचे की ओर होगा, मान ले चलते हैं a2 से। ठीक है, a2 से एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, सॉरी, यहाँ पर दोनों का एक्सेलरेशन a1 ही ले लेते हैं ना, जितना एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बात कैसे बढ़ेगा, ऊपर में टेंशन लगेगा m और नीचे में क्या लगेगा, m2a सूडो फोर्स और m2g वेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, m2 इंटू a प्लस जी, m2 इंटू a प्लस जी, और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस टी इज इक्वल टू m2a1। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि दोनों को ऐड करोगे, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आएगा आपके पास वो आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, जो पहले आता था उसी तरीके से, लेकिन बस यहाँ पर एक्सेलरेशन के जगह पर ये हो जाएगा। ठीक है ना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। ठीक है ना, इफेक्टिव एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। अब वहां और देखते हैं शूडो फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, देखो यहाँ पर एक इस तरीके का स्टैंड है। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरीके का सिचुएशन है ना, और ये एक ब्लॉक यहाँ पर ऐसे अटैच्ड। ठीक है, और अगर इस पे हम लोग इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, ये ब्लॉक जो है वो खुद ही 2 kg का है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं कि इफ लाइक ये जो नीचे वाला जो पार्ट है उसको हम लोग कार्ट कहते हैं। ठीक है, इफ कार्ट इज एक्सेलरेटेड
इज एक्सेलरेटेड विथ कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपसे पूछा जाएगा कि फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्वर को रखते हैं, ठीक है। अभी सूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व करेंगे। तो जब यहाँ पर ऑब्जर्वर रखेंगे तो उसके बाद अगर एफबीडी ऑफ ब्लॉक देखेंगे, एफबीडी ऑफ ब्लॉक की अगर हम बात करेंगे तो एफबीडी ऑफ ब्लॉक क्या होगा? तो देखो यहाँ पर टेंशन फोर्स लग रहा होगा इधर, और इस पे एक्चुअल में सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा, सूडो फोर्स इधर लग रहा होगा। सूडो फोर्स कितना होगा? तो सूडो फोर्स का वैल्यू जो होगा, इसका मास कितना है 2 kg, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा a, ठीक है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से ये ब्लॉक, ये जो सूडो फोर्स है इसकी वजह से ये ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ मूव करना चाहेगा, लेकिन ये अटैच किससे? स्ट्रिंग से, तो उसकी वजह से टेंशन जनरेट होगा। और ये जो है ऑब्जर्वर अगर यहाँ पर रहेगा तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो ब्लॉक है वो एक्सेलरेट करता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ये क्या दिखाई पड़ेगा आपको? रेस्ट में दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो विथ यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में रखना है? विथ रिस्पेक्ट टू इस ऑब्जर्वर ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? ब्लॉक जो होगा वो किस में रहेगा? एट रेस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे? T इज इक्वल टू एम ए, अब मास का वैल्यू 2, एक्सेलरेशन का वैल्यू 2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? 4 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। नाउ अब थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं ना। देखो अभी एक काम करते हैं, एक वेज लेते हैं, ठीक है। वेज मतलब इंक्लाइन प्लेन जो मूव कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वेज बोलते हैं। तो ये है आपका वेज, ठीक है। अब इसके ऊपर एक ब्लॉक इस तरीके से रखा हुआ है, इस पे इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। इसका मास कितना है? स्मॉल m, यहाँ पर मास कितना है? कैपिटल M। और क्या कर रहे हैं आप लोग? इस पे फोर्स लगा रहे हो हॉरिजॉन्टली, F फोर्स वहां पर हॉरिजॉन्टली लगा रहे हो, ठीक है ना। तो जब आप F फोर्स हॉरिजॉन्टली लगाओगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स, यहाँ पर कितना अमाउंट ऑफ फोर्स इस वेज पे लगाया जाए इधर की तरफ, सो दैट ये जो ब्लॉक है स्मॉल m वो नीचे स्लाइड ना कर पाए, ठीक है। ये अगर वेज अगर रेस्ट में रहेगा तो ये ब्लॉक स्लाइड करेगा, लेकिन अगर यहाँ पर फोर्स लगा रहे होगे तो क्या होगा कि फोर्स लगाने की वजह से क्या हो जाएगा ना कि ये इसको स्लाइड ही नहीं होने देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इज नीडेड, amount of force is needed to keep a small m at rest, उसको रेस्ट में रखने के लिए कितना अमाउंट ऑफ फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे तो ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, राइट। मैं इसको ना इस फ्रेम से सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर, यहाँ पर दूसरा ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो हम लोग क्या देखते हैं अभी? विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर ऑब्जर्व करोगे चीजों को तो देखो क्या सिचुएशन जनरेट होगा। यहाँ पर ये है आपका इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक जो है एम ऐसे रखा हुआ है, ये एंगल जो है यहाँ पर कितना है? थीटा, ठीक है। तो देखो इस पे जो फोर्सेज लग रहे होंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा था ए से, ठीक है, तो इस पे जो सूडो फोर्स लगेगा वो एम ए आपका इधर की तरफ लगेगा, करेक्ट। एम ए आपका इधर की तरफ लगेगा, इस पे नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये जो एम जी जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एंगल है ये थीटा, ये एंगल थीटा, फिर ये यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो जब इधर एंगल थीटा हो जाएगा तो इधर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? आर कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा? आर साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू बी जो है ये क्या होगा? ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट, ठीक है। ब्लॉक क्या रहेगा? रेस्ट में। तो आर साइन थीटा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एम ए के बराबर हो जाएगा, एंड आर कॉस थीटा जो है वो क्या? एम जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर आप क्या करोगे? दोनों को डिवाइड करोगे, इसको आप लोग क्या ले लो? 1, इसको ले लो आप क्या? 2। तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू आएगा फिर से a इज इक्वल टू g। तो यहाँ पर जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा तो फिर a इज इक्वल टू g tan थीटा आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो
मतलब अब यहाँ पर आपको इतना फोर्स लगाना है सच दैट इस पूरे अरेंजमेंट में कितना एक्सेलरेशन हो जाए। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो एक्सेलरेशन है किसका एक्सेलरेशन है? तो एक्सेलरेशन ऑफ क्या, वेज है, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ये जो ए है वो किसका है? यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर रहेगा तो ऑब्जर्वर में था वो एक्सेलरेशन ए, ठीक है? तो ऑब्जर्वर है किस पे? वेज पे। तो ये एक्चुअल में एक्सेलरेशन किसका हुआ? वेज का, ठीक है? अब इस वेज पे ये ब्लॉक है, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये ब्लॉक भी आगे की ओर सेम एक्सेलरेशन से जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो किसका है? एक्सेलरेशन ऑफ वेज प्लस ब्लॉक, ठीक है? तो यहाँ पर नेट फोर्स रिक्वायर्ड जो है वो कितना होगा? तो नेट फोर्स रिक्वायर्ड जो होगा वो कितना हो जाएगा? एम टोटल इनटू एक्सेलरेशन, है ना? तो टोटल मास कितना हो गया? तो टोटल मास तो वेज का कैपिटल एम और ब्लॉक का स्मॉल एम इनटू ए, और ए का वैल्यू आप कितना लाए वहां से? तो जी tan थीटा। तो यहाँ पर आप जी tan थीटा मल्टीप्लाई कर दो। तो इस एक्सेलरेशन से इस इतना अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप लगाओगे तो ये ब्लॉक फिर नीचे स्लाइड नहीं करेगा।